हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पढ़ाई लिखाई मज़े से चल रही होगी। आज का टॉपिक आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है। ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में, रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। उसका संग्रह मैं आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पहला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। वेलवी आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? वेलवी आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? तो जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं सो वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए थे। वेलवी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के लिए किया गया था। इस आयोग के सदस्यों के रूप में जी.के. गोखले का चयन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले का चयन वेलवी आयोग के लिए किया गया था और इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वेलवी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के लिए किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है, तो निम्नलिखित में से लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बंगाल में जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। यह बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो धन निष्कासन का विरोध जो है इसमें से कोई ने नहीं किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी में से कोई नहीं है। तो धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। मई 1867 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। आर.सी. दत्त ने भारत की आर्थिक इतिहास लिखते समय इसी धन निष्कासन सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाया। भारत से धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। मई 1867 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखते समय इसी धन निष्कासन सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाया था। तो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत अपने लेख इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया।
दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के 1892 ईस्वी में तथा 1895 में सांसद चुने गए। ये सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। यहाँ पे उनकी जो है भारत का आर्थिक अपवाद दादा भाई नौरोजी को कहा गया है और यह सिद्धांत उनके द्वारा जो लिखा गया लेख है इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड में ये प्रस्तुत है। उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष। 1895 में दादा भाई नौरोजी सांसद चुने गए और 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स चुने गए दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत में शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी का आरंभ किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया और अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा देने के लिए धनराशि प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया और अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा देने के लिए धनराशि प्रदान की गई। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी थे? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए जो है ये मैकाले ने अपने विचारों को 2 फरवरी 1835 को अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया। अर्थात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय मैकाले को जाता है। तो मैकाले ने अपने विचार को 2 फरवरी 1835 के अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया। अपने प्रस्तावों में उसकी योजना यह थी कि ये एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से हो तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। उसके विचार मार्च 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिए गए। वह जो है सो जो स्मरण पत्र प्रतिपादित किया था 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने, वह जो है प्रस्ताव में उसकी योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। यह विचार मार्च 1835 में एक प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित कर दिए गए। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। किनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी मान्यता मिल गई। 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संव्यहर्त करता था। तो शैक्षणिक सुधार से संबंधित है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये जो है ये 1854 में आया था।
सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। यह भी शैक्षिक सुधार से संबंधित है। जुलाई 1854 में सर चार्ल्स वुड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, ने भारतीय सरकार को एक नई योजना भेजी जिसे वुड निर्देश पत्र कहा जाता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना को जो है सो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो शिक्षा से शैक्षणिक शिक्षा सुधार से संबंधित है। और यह योजना जुलाई 1854 में आई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक की योजना सम्मिलित थी। अब है वन लाइनर क्वेश्चन। भारत में डलहौजी ने पहली रेल 1853 में बंबई से थाने के बीच चलाई। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे जो है सो 1853 में बंबई से थाने के बीच चलाई। 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण जो है सो कब स्थापित किया गया? तो 1773 पारित रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे कंपनी को भुगतान करते थे। किस व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे कंपनी को भुगतान करते थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई कि किसान सीधे कंपनी को भुगतान करेंगे। ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। सालसेट, बेसिन, मसूलीपट्टनम और बॉम्बे में से मसूलीपट्टनम पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश नहीं था। मसूलीपट्टनम नहीं था तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश था। सालसेट, बेसिन और बॉम्बे जो था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश था। सालसेट, बेसिन और बॉम्बे पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश था। इजेदारी प्रथा के अनुसार सर्वाधिक बोली लगाने वालों को कर वसूली का अधिकार दिया जाता था और एक निर्धारित राशि देनी पड़ती थी। इजेदारी प्रथा के अनुसार सर्वाधिक बोली लगाने वाले को कर वसूली का अधिकार दिया जाता था और एक निर्धारित राशि देनी पड़ती थी। अर्थात इजेदारी प्रथा जो है वह कर वसूली से संबंधित है। पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना कब की? तो 1503 ईस्वी में की। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को जीतकर इसे अपनी व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीता था और इसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में की गई। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई। सर चार्ल्स वुड राज्य सचिव का प्रेषण डिस्पैच भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा भारत में किसको कहा जाता है? तो ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो शिक्षा नीति आया था उसी को जो है सो शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया है। बंबई, कलकत्ता व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के काल में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के काल में बंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय बाद में स्थापित किए गए थे। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में, 1857 में की गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन 1870 ईस्वी में प्रारंभ की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1870 ईस्वी में की गई थी। पॉलिसी ऑफ लैपेज अर्थात विलय नीति के अनुसार एक राज्य कंपनी का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके राज्य की मृत्यु बगैर किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है। पॉलिसी ऑफ लैप्स अर्थात विलय नीति के अनुसार एक राज्य कंपनी का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके राज्य की मृत्यु बगैर किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पितामह या जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। संभवतः केरल के मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे। सर्वप्रथम जो है सो ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले कहाँ आए थे? तो केरल के मालाबार तट पर आए थे। शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को समक्ष प्रशासक बनाना था। शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सक्षम प्रशासक बनाना था। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन हुआ था। अर्थात हंटर आयोग का गठन शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कलकत्ता के बेथून कॉलेज की स्थापना जॉन इलियट ट्रिंकवाटर बेथुन ने की थी। कलकत्ता के बेथून कॉलेज की स्थापना जॉन इलियट ट्रिंकवाटर बेथुन ने की थी। ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है सो मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ये जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। वर्ष 1908 में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी। वर्ष 1908 में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लार्क छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी। भगवद गीता भगवद गीता सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। सर थॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। सर थॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लॉर्ड बेंटिंग ने लागू किया था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। भारत में जब पहली भारतीय रेलवे सेवा आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में जब पहली बार भारतीय रेल सेवा आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेलवे सेवा तथा टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। भारत में रेलवे सेवा तथा टेलीग्राफ सेवा किसके समय में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चालू की गई थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। डाक सुधार का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत में इस्लाम की लोकप्रियता का कारण है उसके भ्रातृत्व के आदर्श, मिशनरी जोश एवं उसकी सरलता। भारत में इस्लाम की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो उसके भ्रातृत्व के आदर्श, मिशनरी जोश एवं उसकी सरलता। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मुकामा क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं रेलवे का आप लोगों के बीच उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।